Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, इस वीडियो में आपको इतने कमाल की चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली है कि आप देखते ही रह जाएंगे। आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा हिंदी के जिनको आप ट्रांसलेट शायद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंग्लिश के स्टाइल में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले हिंदी का सेंटेंस, फिर बताऊंगा इंग्लिश का सेंटेंस। एज द नेम ऑफ दिस चैनल सजेस्ट्स, लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। उसने घर को सजाने का बीड़ा उठा लिया है। इसे इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं शी हैज सेट आउट टू डेकोरेट द हाउस। शी हैज सेट आउट टू डेकोरेट द हाउस। If someone sets out to do something, it means he decides to do it. He makes up his mind to do it. He makes up his mind to do it. He's ready to do it. He has started doing it. So she has set out to decorate the house. दूसरे तरीके से हम set out का यूज़ करते हैं जिसका मतलब है कोई कहीं के लिए निकल गया है, कहीं के लिए रवाना हो गया है, वो टूर पे निकल चुका है। तो इसके लिए कहेंगे He has set out on a tour. He has set out on a tour. Set की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी फॉर्म्स set ही होती है। He has set out on a tour. He has set out on a journey. इस तरह से जर्नी, टूर, पिकनिक ये सब आप कह सकते हैं। मैं दिल्ली के लिए रवाना हो चुका हूँ। तो रवाना होना यानी कहीं से निकल जाना, उसके लिए भी हम इंग्लिश में set out बोलते हैं। I have set out for Delhi. I have set out for Delhi. Of course आप कह सकते हैं I have left my house. I have left for Delhi. लेकिन I have set out for Delhi, it sounds better. I have set out for Delhi. I will set out tomorrow. मैं कल निकलूँगा। आप कब निकलोगे? When will you set out? मैं कल शाम को निकला था। I set out last evening. You should make multiple sentences like this if you want to retain anything that you learn in your mind. तुम हाफ क्यों रहे हो? अब फ्रेंड्स आप देखिए इसी को हम इंग्लिश में कितने तरीके से कह सकते हैं। वैसे इसको हम हिंदी में ऐसे भी कहते हैं, तुम्हें सांस क्यों चढ़े हुए हैं? तुम हाफ क्यों रहे हो या तुम्हें सांस क्यों चढ़े हुए हैं? हाफ क्यों रहे हो या सांस क्यों चढ़े हुए हैं? Why are you panting? Why are you panting? जी हाँ फ्रेंड्स, पैंट का मतलब एज अ वर्ब हाफना होता है। Why are you panting? You can say Why are you gulping for air? Why are you gulping for air? गल्प का मतलब कुछ निगल लेना, कुछ खा लेना होता है, लेकिन गल्प का मतलब ऐसे सांस लेना भी होता है। Why are you gulping for air? Why are you out of breath? Why are you out of breath? Why are you breathing heavily? Why are you breathing so heavily? Why are you puffing? Why are you puffing? इसे आप कह सकते हैं Why are you breathless? और Why are you short of breath? So friends आपने देखा इसी बात को हम इंग्लिश में कितने तरह से कह सकते हैं। मुझे उस चोर के अड्डे के बारे में पता चल गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अड्डे को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। किसी का अड्डा, उससे इंग्लिश में हाइड आउट कहते हैं। आई हैव कम टू नो अबाउट द हाइड आउट ऑफ दैट थीफ। उस थीफ के हाइड आउट के बारे में मुझे पता चल गया है। पता चल जाना, कम टू नो या गेट टू नो या फाइंड आउट अबाउट समथिंग। आई हैव कम टू नो अबाउट द हाइड आउट ऑफ दैट थीफ। ये थर्ड फॉर्म है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है। उसने एक गुफा में अपना अड्डा बना लिया है। He has made his hideout inside a cave. He has made his hideout inside a cave. उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की? किसी को ठग लेना, इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? How dare he dupe me? How dare he dupe me? फ्रेंड्स जैसे आपने सुना होगा How dare you touch me? हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वैसे ही डेयर को हम इन सेंटेंसेस में मॉडल की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। हाउ डेयर ही डूप मी? उसने मुझसे 100 रुपये ठग लिए। इस तरह से आप बता भी सकते हैं कि क्या रुपये ले लिए उसने ठग के, क्या ले लिया। उसने मुझसे 100 रुपये ठग लिए। कह सकते हैं ही डूप मी आउट ऑफ 100 रुपीज़। ही डूप मी आउट ऑफ 100 रुपीज़। वैसे यहाँ पर आप स्विंडल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ही स्विंडल्ड मी आउट ऑफ 100 रुपीज़। Someone might dupe you into doing something. यानी कोई आपको ठग लेता है, बेवकूफ़ बना के आपसे कुछ करवा लेता है। जैसे कि अगर कहना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ ही duped me into buying the product. उसने मुझे बेवकूफ़ बना के प्रोडक्ट मुझे बेच दिया, मतलब वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं थी, मुझे धोखा मिला। He duped me into buying that fake product. He duped me into buying his plan. He duped me into buying a plan. Or he duped me into buying
an insurance policy. So anything, someone dupes someone into doing something. वो सोते वक्त खराटे लेता है. खराटे लेने को इंग्लिश में स्नोर करना कहते हैं. तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? He snores while sleeping. While sleeping यानी सोते वक्त he snores, वो स्नोर करता है. अगर कुछ इस तरह कहना हो, उसने इतना बड़ा खराटा लिया कि सब जाग गए. इंग्लिश में कहेंगे He let out such a loud snore that everyone woke up. यहाँ पर आपको let out पर खास ध्यान देना है. ये आपको सीख लेना है. let out के बाद अक्सर एक नाउन को पुट किया जाता है. He let out such a loud snore. जैसे हिंदी में कहते हैं खराटा लिया. So he let out a loud snore. let out के बाद नाउन्स किस तरह के आप लगा सकते हैं? जैसे he let out a sigh. He let out a sigh. उसने गहरी सांस ली. So he let out a sigh. या उसने आ भरी, ऐसे बोलते हैं ना, उसने बड़ी आ भरी. He let out a sigh. He let out a scream. वो बहुत तेज चिल्लाया. तो एक तो आप कह सकते हैं he screamed या फिर he let out a scream. He let out a roar. जैसे लायन है, लायन ने दहाड़ा, तो शेर दहाड़ता है, उसे इंग्लिश में रोर करना कहते हैं. The lion let out a roar. ये सब मलबा हटाओ यहाँ से. मलबे का मतलब जो पत्थर मिट्टी वगैरह, जो कुछ दीवार वगैरह टूटने के बाद जो पड़ा रहता है, उसे मलबा कहते हैं. इंग्लिश में उसे clear up all this rubble, rubble कह सकते हैं. clear up all this rubble, debris भी हम कह सकते हैं. clear up all this rubble, clear up all this rubble. जैसे यहाँ बहुत सारे मलबे के ढेर हैं. ढेर को हम इंग्लिश में piles कहते हैं. Many piles of rubble are here. Many piles of rubble are here. अपने भाई की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ. जब आप किसी और की तरफ से कुछ करते हैं तो इंग्लिश में एक फ्रेज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं. I apologize to you on behalf of my brother. On behalf of my brother. इसको दोनों ही तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. या तो आप कहें on behalf of my brother या फिर on my brother's behalf. I apologize to you. Another example. सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. I thank you on behalf of everyone. या फिर हम क्या कह सकते हैं? On everyone's behalf. वो हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहता है. हिंदी में ऐसे कहते हैं ना. इंग्लिश में कह सकते हैं He is always 2 steps ahead of you. He is always 2 steps ahead of you. अगर ऐसा मेंशन भी करना हो कि इस चीज़ में आगे रहता है तो कैसे कहेंगे? Look at this example. कंजूसी के मामले में वो तुमसे भी 2 कदम आगे है. यानी आप तो कंजूस हो ही और वो तो और भी ज़्यादा कंजूस है. When it comes to stinginess, he is 2 steps ahead of you. Stinginess, कंजूसी को इंग्लिश में stinginess कहते हैं. When it comes to stinginess, यानी जब कंजूसी की बात आती है, कंजूसी के मामले में he is 2 steps ahead of you. He overpowers you. He is 2 steps ahead of you. वो तुमसे भी आगे, यानी और भी ज़्यादा बड़ा कंजूस आदमी है वो. वो इतना चिल्लाता है जिसकी कोई हद नहीं है. वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. वो तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है. अक्सर जब हमें कहना होता है कि कोई किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? वेरी मच या फिर अलॉट. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और तरीका ऐसा कहने का कि कोई किसी चीज़ को ज़्यादा करता है, और वो ये है He shouts to no end. No end. आपको इस तरह से इस no end को लास्ट में लगा देना है. He shouts to no end. मतलब वो इतना चिल्लाता है जिसकी कोई हद नहीं है. मतलब वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है. He shouts to no end. आप कह सकते हैं He shouts endlessly. He shouts a lot. He shouts very much. वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. He loves you to no end. He loves you to no end. He hates you to no end. He hates you to no end. Friends, if you like this video to no end, make sure to mention that in the comment box. Thank you very much for watching this video lesson, and thank you for subscribing to this channel because I know you have. Thank you very much for everything that you do. Thank you for that. I will come back with a similar video lesson through which I'll teach you some more things. Till then, take care of yourself. Bye-bye.